कुछ हमारे साथ स्टूडियोज में है। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, लास्ट 24 घंटे में अगर एक शब्द हमने सबसे ज़्यादा सुना है तो वो है सेंट्रल बैंक। चाहे वो स्विस सेंट्रल बैंक पैसा दे रहा हो, चाहे वो फेड के ऊपर बातचीत हो रही हो, कल वियतनामीज सेंट्रल बैंक कभी फोकस ना उन्होंने रेट काटे, और इनफैक्ट लास्ट 1.5 साल में जो सेंट्रल बैंक्स की जो रोल है वो स्पॉटलाइट में आई। और एक अच्छी खबर ये आ रही है कि शक्तिकांता दास जी जो हमारे सेंट्रल बैंकर हैं उनको सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। लास्ट ईयर रघुराम राजन जी को मिला था 2015 में, और उनने जो काम किया है, आपने तो कई बार उनसे मुलाकात भी की है पर्सनली, इस पे आपकी क्या व्यू है? देखिए, मेरा पहले भी मानना था, अभी भी मानना है कि हिंदुस्तान का जो सेंट्रल बैंक है विश्व का सबसे बढ़िया सेंट्रल बैंक है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से भारतीय सेंट्रल बैंक शक्तिकांता दास साहब ने कोविड के समय में भारत की इकॉनमी का नेतृत्व करा था, वह काबिले तारीफ है। हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो अभी जो समस्या हमें दिख रही है, कोविड के समय समस्या गंभीर थी एकदम। उस गंभीर समस्या से भारतीय सेंट्रल बैंकर्स किस प्रकार से बचकर निकले, उन्होंने इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को किस प्रकार से मैनेज करा। इंडियन इकॉनमी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इकॉनमी, बिकॉज यहाँ पे जो कोविड का इम्पैक्ट था सबसे ज़्यादा महसूस हुआ था बिकॉज साइज़ की वजह से। उसके बाद आप एक मॉरेटोरियम लगा करके निकले। येस बैंक जैसे एपिसोड्स को किस प्रकार से संभाला गया, DHFL जैसे इश्यूज़ को किस प्रकार से देखा गया, किस प्रकार से अनुशासन है यहाँ पर, किस प्रकार के सिस्टम्स हैं कि आपको एक बैंक फेलियर नहीं देखने को मिलता है। हिंदुस्तान के किसी भी डिपॉजिटर ने आज तक पैसा नहीं लूज़ कराया, हम भूल जाते हैं। तो ये जो बातें हैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इन लोग को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हम मार्केट्स के कमेंटेटर हैं तो हम इनको रिपोर्ट करते हैं, पर एक डे टू डे में एक आम आदमी इन बातों को महसूस नहीं करता है कि किस प्रकार की चतुराई से और किस प्रकार के सिस्टम से भारत के रिजर्व बैंक ने इस इकोनॉमी को संभाल के रखा हुआ है। आप देखिए, सिस्टमिक रिस्क नहीं है यहाँ पे। आप देखिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट एकदम एफिशिएंट है। आप देखिए, इन्फ्लेशन के अंदर जहाँ दुनिया में इन्फ्लेशन एकदम हाथ से निकल चुकी है, हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन हाथ से नहीं निकली। क्रेडिट ग्रोथ आपकी वापस आ रही है। आपके बैंक्स में जो सिस्टम्स हैं, HTM को लेकर के, बैंक रिपोर्टिंग को लेकर के हैं, लेवरेज को लेकर के, किस कड़ाई से किसी भी बैंक की बैलेंस शीट में इशू आता है, फट सेंट्रल बैंक आकर के उसमें नज़र दिखा देती है। कुछ बैंक्स के नाम मैं नहीं लूँगा, पर बैंक्स हैं जहाँ पर रिजर्व बैंक ने अपने नेतृत्व में लोगों को उनमें बिठा रखा है। तो एक बहुत ही कमाल की चीज़ हो रही है इस हिंदुस्तान के अंदर, जिसको हम शायद एक्नॉलेज नहीं करते हैं। इसीलिए पूरा दुनिया जो है उनको सम्मानित कर रहा है और उनके इस ज़बरदस्त काम को आज इतना ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। और वो भी इस टाइम पर जब बहुत ज़्यादा रेगुलेटर्स और दूसरे सेंट्रल बैंक्स की बात बहुत हो रही है, क्योंकि पब्लिक डोमेन है, बहुत सारी फ्री ओपिनियन लोगों की हैं। लेकिन निकुंज, एक बात, अब मार्केट्स पर वापस आते हैं। मार्केट्स में अगर क्रूड ऑलरेडी जो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा है, $73 क्रूड चल रहा है, US मार्केट्स में रिकवरी अटेम्प्ट होती है, लेकिन हम इतना गिर रहे हैं लगातार, उसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, आपका जो नैरेटिव है आज से 1 महीने पहले अडानी पे था कि अडानी ग्रुप का इम्पैक्ट इंडिया में क्या होगा। फिर अब एक US रीजनल बैंक्स पर आया, उसके बाद एक विश्व के बड़े बैंक पर आया है। डिफरेंस है कि अमेरिका में रीजनल बैंक्स में समस्या थी, छोटे थे वो। अब क्रेडिट स्विस जो बड़ा बैंक है, ग्लोबल बैंक है, जिससे ग्लोबल लिंकेजेस ज़्यादा हैं, और जो कि एक प्रकार का स्विस नेशनल बैंक आप बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज। जैसे हिंदुस्तान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो एकदम प्रकार का नेशनल बैंक जिसे हम बोल सकते हैं। क्रेडिट स्विस की जो तुलना है स्विट्जरलैंड और यूरोप में इतनी बड़ी है वो। मुझे नहीं लगता है कि बैंक बंद होगा, बिकॉज अगर क्रेडिट स्विस जैसा बैंक भगवान न करे बंद हो जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा बहुत ज़्यादा डेविस्टेटिंग हो जाएगा, भयंकर क्रेडिट फ्रीज हो जाएगी। लीमन के बाद जिस प्रकार का मोमेंट आया था वैसा नहीं होगा। मगर जो मार्केट एक प्रकार का अभी त्रिशंकु मोड में आ चुका है। हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की, अब हम बात कर रहे हैं डिफ्लेशन की। अब मार्केट को चिंता हो रही है रिसेशन की, अब मार्केट को इन्फ्लेशन की चिंता ही नहीं हो रही है। अब मार्केट में क्रूड क्यों गिर रहा है, कमोडिटी प्राइसेस क्यों गिर रहे हैं, सबको लगता है कि भाई आने वाले समय में डिमांड क्रश होगी। अगर डिमांड क्रश होगी तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट कमोडिटी पे पड़ेगा। तो आने वाले कुछ दिन के अंदर अब आपको ये दोनों तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, ऊपर भी नीचे भी। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो मार्केट एकदम धड़ाले से नीचे गिरने वाला है, बिकॉज यहाँ पे अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि भाई कमोडिटी प्राइसेस गिर रही हैं, जो कि ऑप्टिकली 6-8 महीनों में भारत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छी बात यह है कि दुनिया में अगर इस प्रकार का
सैलाब से आ रहा है तो उसका जो बेनिफिट है एक जाहिर एक आउट परफॉर्मिंग इकोनॉमी को हमेशा मिलेगा। आप हमारा ट्रेड डेफिसिट देखिए, आप हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए, आप ऑयल प्राइसेस देखिए, कुल मिलाकर के इंडियन इकोनॉमी जो हो रही है इसके अंदर वो है ना वो सीड बोए जा रहे हैं, मगर जब आप सीड बोते हैं, बीज बोते हैं तो फसल कुछ महीने बाद होती है। तो लास्ट यूक्रेन वॉर के बाद सीड डाले गए थे जिसका बेनिफिट हमें अब आगे देखने को मिल रहा है। तो इकोनॉमी का ये व्यू है, मगर शेयर मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में डिसलोकेशन होगा और वह तय है। कोई कारण नहीं था एचयूएल नीचे गिरा कर, कोई कारण नहीं था रिलायंस इतना नीचे गिरे। तो मुझे लगता है कि अभी नियर टर्म के अंदर प्राइस डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रहेगा और बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल निकुंज, अच्छी खबर बुरी खबर, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि हर सुबह नैरेटिव भी बदलते जा रहे हैं और डिसलोकेशन की जहां बात कर रहे हैं, फिर इन स्तरों में बाजार में जहां पर लगातार हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच कामकाज है, कौन से सीड्स बोए जाएं, कौन से सेक्टर्स में निवेश किया जाए ताकि फसल जो है मजबूत हो? देखिए इकोनॉमी का रुख ज़्यादा नहीं बदलेगा। इकोनॉमी में आपको पता है कि क्या आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है। बड़ा थीम आपका है फाइनेंशियल्स, वह मजबूत है। सेकंड थीम आपका रहेगा कंज्यूमर, वह मजबूत है। थर्ड थीम आपका रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, वह मजबूत है। तो जो तीन बड़े चक्के हैं आपके, मुझे लगता है कि वह उनमें परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो नीचे आने पर आपको फाइनेंशियल्स ही लेने पड़ेंगे, नीचे आने पर आपको इंडियन कंज्यूमर्स पे ही ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस अगर नीचे आती है सस्ते हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आईटी के अंदर इस समय थोड़ा कष्ट रहेगा क्योंकि सेंटिमेंट खराब हो गया है। अब कोफोर्ज का मैनेजमेंट आके बाहर बोल दे कि हमें इफेक्ट नहीं होता है, पर मार्केट को बोलता नहीं होगा। मार्केट के अंदर एक ओपिनियन बन गई है, बिकॉज मार्केट 2008 के एक्सपीरियंस से सीख चुका है। 2021 में किसी भी आईटी कंपनी ने हमें आकर के नहीं बोला था कि एट्रिशन की समस्या है या फिर स्लो डाउन आ रहा है, मगर अब हमें हकीकत दिख रही है। तो आईटी का जो सेंटिमेंट है इस समय खराब हो चुका है। सेकंड, इस समय एनबीएफसी से ज़्यादा बैंक्स पे ध्यान रखें, बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट्स में वॉलिटिलिटी रहती है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऊपर नीचे होती है, तो एनबीएफसीज में मुझे लगता है थोड़ा धीमापन रहेगा। कुल मिलाकर के एक्सपोर्टर्स, आईटी एक्सपोर्टर्स, उनसे भी दूर रहिए। डोमेस्टिक डोमिनेटेड सेक्टर्स हैं ओके, तो चलिए बाजार का मूड माहौल देखते हुए निकुंज, थैंक्स आपके एनालिसिस के लिए। आईटी सेक्टर जो कि ग्लोबल कनेक्ट के साथ जुड़ा है, इसे थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच करें, अपने वॉच लिस्ट में रखें, लेकिन फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र है जिस पर इस वक्त अगर आप निवेश की रणनीति बनाते हैं तो फिर पोर्टफोलियो के लिए मजबूती जो है वो कायम रहने के आसार